गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 30 अप्रैल है, तो हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस में आज हम लोग देखेंगे दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण और जनसत्ता से संबंधित यूपीएससी, बीपीएससी और यूपीपीसीएस जैसे स्टेट पीसीएस के लिए प्रीलिम्स, पीटी, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है। साथ ही साथ आज का संपादकीय हम लोग देखेंगे, इसमें क्या विशेष है। तो यह हमारा आज 255 लेक्चर है, क्लास है। तो लगातार हम बने हुए हैं आप लोगों के साथ न्यूज़पेपर एनालिसिस को लेकर। चलिए आज का देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक कवर किया गया है, उसके बाद हम चर्चा विशेष रूप से करेंगे। तो देखिए, आज के न्यूज़ डिस्कशन में हम लोग टॉपिक शामिल किए हैं कि प्रदूषण बढ़ाने से स्थानीय स्रोतों की मुख्य भूमिका है। एक रिपोर्ट आया है, तो उस रिपोर्ट को, उसके आपेक्ष को पीटी फैक्ट, मेंस फैक्ट दोनों तरीके से देखेंगे। वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या होता है, साथ ही साथ राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम क्या है, इसके जुड़े हुए टर्मिनोलॉजी है, तो उसे भी हम लोग देखेंगे। हालांकि इससे पहले बहुत दफ़ा इस पर चर्चा कर चुका गया है। सफ़र क्या होता है, वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या होता है, भारत के प्रयास क्या है, फिर भी इसके कुछ एस्पेक्ट को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। एडीआर का एक रिपोर्ट आया है जिसमें उम्मीदवारों पर दर्ज है आपराधिक मामले। जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं उस चुनाव से संबंधित कुछ डाटा फैक्ट आया है, तो हम लोग देखेंगे तीसरे चरण में कितने उम्मीदवार आपराधिक मामले के हैं, तो यह आपके लिए उपयोगी बन सकता है। फिर एक राखी गढ़ी में खोदाई के टीले पर मिली सील की एक मुहर, तो यह क्या है, इससे संबंधित न्यूज़ को देखेंगे। साथ ही साथ इसके कोर पार्ट में देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता और राखी गढ़ी का क्या इतिहास है, साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त साक्ष्य कौन कौन से हैं। लगभग सभी स्थलों की एक नज़र सिलसिलेवारी तरीके से हम लोग उसको देख लेंगे, ताकि पीटी फैक्ट एग्ज़ाम आप लोगों से कभी नहीं छूटे, प्रीलिम्स के टॉपिक आप कवर कर सके। और आज के बाद आप लोग क्लास के बाद PYQ बुक जरूर रखिएगा, साथ में पीटी और मेंस दोनों का रखना है आप लोगों को। जिस प्रकार के टॉपिक होंगे उसी के अनुसार टॉपिक के आप लोग अपने PYQ को निकालिएगा, उस टॉपिक को, उससे संबंधित क्वेश्चन को, और उसको लगे हाथ देखना है, कवर करना है। कल के लिए या नेक्स्ट दिन के लिए छोड़ना नहीं है, ताकि हम लोग एक बेहतर तरीके से चीज़ों को कवर कर सके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे, जर्मनी से वापस आएंगे चोल साम्राज्य के दाम्पत्य। यह कल का न्यूज़ था, हालांकि कल न्यूज़ एनालिसिस नहीं हो सका, कुछ चीज़ों पर बदलाव के दौर से गुजर रहा है युक्ति IAS, तो इसी में हम लोग बात कर रहे थे। आज हम लोग इस पर चर्चा कर लेंगे। चोल साम्राज्य में क्या ताम्रपत्र आएगा, 1300 वर्ष पूर्व का जो ताम्रपत्र है भारत आएगा, उसके क्या न्यूज़ एस्पेक्ट बन सकते हैं। विश्व में भूखमरी से बढ़ता संकट, तो इसे हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ G7 देश 2035 तक कोयले वाले बिजली संयंत्र बंद करने पर सहमति हो गए। साथ ही साथ इसे भारतीय एस्पेक्ट में भी देखने का प्रयास करेंगे, तो इसके पीटी फैक्ट, मेंस फैक्ट को कवर करने का प्रयास करेंगे। अशोक शुक्ला को प्रतिष्ठित ग्रीन ग्लोबल नोबेल पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ है। तो अशोक शुक्ला किस राज्य से जुड़े हुए हैं, भारत के किस राज्य से जुड़े हुए हैं, इनके क्या कार्य है, इसके संदर्भ में हम लोग देखेंगे। आज का संपादकीय बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 3 संपादकीय लिया गया, जिसमें न्यायपालिका पर गरिमा पर आघात हो रहा है, उससे संबंधित हम आर्टिकल 50 की बात करेंगे, और भी 14-21 से संदर्भित चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। फिर फर्स्ट पार्ट, द पोस्ट बनाम अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है, चुनाव प्रक्रिया क्या होता है, इसके संदर्भ में इसके लाभ हानि देखेंगे। साथ ही साथ दोनों का मूल अंतर देखने का प्रयास करेंगे। और तपती धरती बढ़ती दुश्वारियां से संबंधित एक डाटा फैक्ट आया है, उस पर हम लोग कवर करने का प्रयास करें संपादकीय में, कि इसके क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं, जलवायु परिवर्तन के क्या लाभ आप लोगों को मिल रहा है या हानि किस रूप से मिल रहा है, उसके संदर्भ में मानवीय बसावट क्या है, सभी पर हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो कोई भी क्वेरी हो तो दिए गए नंबर से बात कर सकते हैं और चर्चा पर चर्चा कर सकते हैं। देखिए, इससे संबंधित ग्रुप बना हुआ है, उससे संबंधित आप इसे PDF प्राप्त करना हो तो हमसे जुड़ सकते हैं प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट PDF प्राप्त करने के लिए। और देखिए, वीडियो YouTube पर बिल्कुल फ्री है, पर इसके PDF की नोट्स प्राप्त करने के लिए, साथ ही साथ रेगुलर जो वीकली टेस्ट होता है उसमें शामिल होने के लिए आप केवल अपने महत्वपूर्ण 599 हमें दीजिए। इसके बाद हम लोग 1 ईयर वैधता के साथ आप पर हम लगातार नज़र रखेंगे, चीज़ों को एब्जॉर्ब करेंगे। इसके साथ ही मेंटरशिप आपको प्राप्त होगा, किसके लिए, आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस से संबंधित, हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस संबंधित मेंटरशिप मेरे द्वारा दिया जाएगा। तो कोई भी क्वेरी हो तो दिए गए नंबर से बात कर सकते हैं, नंबर आपको प्रत्येक स्लाइड के नीचे दिया हुआ है।
लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, युक्ति आयुष को सपोर्ट कीजिएगा। आप डाउनलोड कर सकते हैं युक्ति आयुष का ऐप, लिंक और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह दिए रहते हैं। इस बार कोड को स्कैन करके भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। स्कैनर गूगल स्कैनर होता है, उससे स्कैन कर लीजिएगा। इस स्कैनर को आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, या तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर युक्ति आयुष टाइप कीजिएगा, हमें वहाँ पाइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.yuktiayush.in। जो ऐप पर चीज़ें उपलब्ध है वही आपको वेबसाइट पर देखने को मिलेगी। चलिए न्यूज़ पर आते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ बातें हो रही हैं प्रीलिम्स फैक्ट में, हम तो देखेंगे। देखिए आपको यहाँ टॉपिक दे दिया जाएगा प्रीलिम्स फैक्ट। आप यूपीएससी दे रहे हैं, बीपीएससी दे रहे हैं, यूपीपीसीएस दे रहे हैं, या किसी प्रकार से वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसके फैक्ट आपको काम ज़रूर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम बात करते हैं। देखिए कुछ न्यूज़ को देखने का प्रयास कीजिएगा कि स्थानीय स्रोत वायु प्रदूषण बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका योगदान करते हैं। आप और हम सभी जानते हैं। हमारे जैसे यातायात की बात करें, आवासीय गर्मी की बात करें, औद्योगिक गतिविधियों की बात करें, से अमोनिया क्लोराइड और कार्बन एरोसोल प्रमुख योगदान करता है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है पीटी फैक्ट में कि अगर हम इस प्रकार की गतिविधि कर रहे हैं, जो गतिविधि यहाँ पर लिखी गई है, उसके गतिविधि होने पर कौन सा जो प्रदूषक बाहर निकलता है, तो अमोनिया क्लोराइड और कार्बनिक आपको एरोसोल प्रमुख योगदान करता होता है। अगर हम बाहर बात करें, दिल्ली से बाहर की बात, देखिए दिल्ली स्थान है, यहाँ पर बात करनी शहरों की बात करनी, किसी भी शहर की बात हो सकती है, पर यहाँ दिल्ली की चर्चा की हुई है। दिल्ली का रिपोर्ट है, उसी के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। यहाँ किसी भी शहर की बात करें, अगर कृषि अवशिष्ट जलाने से होने वाले उत्सर्जन और इस उत्सर्जन से बनने वाले द्वितीय कार्बनिक एरोसोल अधिक प्रचलित है। इसमें लकड़ी, गोबर, कोयला और पेट्रोलियम जैसे ईंधन का दहन शामिल किया जाता है। इसमें हानिकारक कण होते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कार्बनिक एरोसोल क्या है, तो आप लोग को इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो पेपर में लिखा गया उसकी बातों को आराम से यहाँ पर राइट डाउन कर लीजिएगा नोट्स बनाते वक्त, ठीक है ना। इसको आराम से लिख लेना है। जो फेफड़ों को नुकसान पहुँचाता है, विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं को क्या कहता है, कारण बनता है। तो देखिए इस तरीके से नेचर कम्युनिकेशंस एक प्रकाशित एक रिपोर्ट अध्ययन में पता चलता है कि स्थानीय उत्सर्जन विभिन्न ईंधनों और अधूरे दहन के क्षेत्र में खराब वायु गुणवत्ता संबंधी स्वास्थ्य जोखिमों के महत्वपूर्ण भूमिका। हाल ही में आप लोगों को एक रिपोर्ट आई थी, अगर याद हो उस रिपोर्ट की, मैंने चर्चा भी की थी उस रिपोर्ट की, अगर आपको ज्ञात हो। विश्व के सर्वाधिक जो प्रदूषक शहर में, जिसमें प्रदूषण फैला हुआ प्रदूषक शहर में, तो भारत का स्थान आपको उसमें बताया गया था, याद है। दिल्ली राजधानी क्षेत्र की बात की तो फर्स्ट क्षेत्र था जो किसी देश की राजधानी थी। ये लगातार बनी हुई है। 20 शहरों में, सर्वाधिक 20 शहरों में हमारे 18 शहर शामिल हैं। मैंने आपको रिपोर्ट भी बताया था उस रिपोर्ट को। तो ये सब आंकड़े याद रखने हैं, ठीक है ना। तो यह रिपोर्ट कौन सा, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा मुझे। यह रिपोर्ट जो चर्चा की गई थी, कौन सा रिपोर्ट की चर्चा में बोल रहा हूँ। यहीं पर देखिए बात हो रही इसी में कि जब हम इस प्रकार के स्वास्थ्य सेवाओं से होते हैं तो कुछ ऑक्सीडेटिव जो क्षमता है बढ़ाने वाले प्रमुख कारण के रूप में बायोमास, जीवाश्म ईंधन, अधूरे दहन, कार्बनिक एरोसोल की पहचान करते हैं। तो आज के न्यूज में से आपको याद रखना है कार्बनिक एरोसोल, ठीक है ना। इस क्या होता है इसके बारे में आपको आगे से चीज़ें कंफ्यूज नहीं होनी है। प्रश्न के तौर पर जो भी पूछा जाएगा इसको शामिल कीजिएगा। चलिए आगे हम कुछ बात करेंगे। इसके साथ जैसे ही वायु प्रदूषण की बात होगी ना, वायु प्रदूषण की जैसे ही बात होगी, सबसे पहले याद रखिएगा वायु गुणवत्ता सूचकांक चर्चा होगी, एयर क्वालिटी इंडेक्स की, जो क्या करता है कि दैनिक वायु गुणवत्ता की रिपोर्टिंग के लिए एक सूचकांक के तौर पर प्रयोग किया जाता है। जैसे उन स्वास्थ्य प्रभावों को पर केंद्रित है जिन्हें कोई भी व्यक्ति प्रदूषित वायु में सांस लेने के लिए कुछ घंटों या दिनों के भीतर अनुभव कर लेता है। अर्थात हम दीर्घकालिक की बात नहीं कर रहे हैं, दीर्घकालिक समय की नहीं बात करें जिसमें किसी पर प्रभाव पड़े। ये अल्पकालिक समय की बात हो रही है कि तत्कालिक रूप से इस पर प्रभाव शरीर पर पड़ने लगते। तो यह प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है, AQI जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो 8 प्रदूषक शामिल किए गए हैं, उसके प्रभाव क्या होते हैं, अल्पकालिक होते हैं या दीर्घकालिक होते हैं। तो ध्यान रखिए अल्पकालिक प्रभाव के तौर पर इसे शामिल किया जाता है। इसके दीर्घकालिक प्रभाव भी है, लगातार अगर इस शरीर में जाता है तो इससे दीर्घकालिक प्रभाव देखने को मिलते हैं, पर इसका प्रभाव अल्पकालिक में तुरंत ही देखने को मिल जाता है।
अब ध्यान रखिएगा भू स्तरीय, तो आपको यहाँ देखिए बात की गई है 8 प्रदूषक वायु प्रदूषणों की, कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में हम लोग गणना कितने करते हैं, 8 प्रदूषण। यह देखिएगा PYQ, अपना कॉपी निकालिए, किताब निकालिए, उसमें देखिए कि यूपीएससी में यह प्रश्न पूछा है, बीपीएससी में यहाँ से प्रश्न पूछा है, UPPCS में यहाँ से प्रश्न पूछा है, MPPCS में यहाँ से प्रश्न पूछा है, और भी PCS है। आप यहाँ PYQ, अगर आप किसी के लिए घटना चक्र का, दृष्टि का, अन्न का भी, तो आप यहाँ पर उससे चेक कर सकते हैं डाटा फैक्ट में गलत दे रहा हूँ या सही दे रहा हूँ। अगर गलत होगा कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर डाटा गलत दे रहे हैं आप, अगर सही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और कोऑपरेट कीजिए, ताकि और भी लोग ये समझ सके मैं जो तैयारी आप लोग करा रहा हूँ कि PYQ के आधार पर वो चीज़ें हैं सामने आपके एग्ज़ाम में। क्लियर है? तो ये 8 प्रदूषक का नाम आपको याद रखना है, जिसमें भू स्तरीय ओजोन की बात होती है, PM10 की बात होती है, PM2.5 की बात होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की गैस की बात होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया और लेड, सीसा, इस 8 प्रदूषक में शामिल है, जिसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स नापा जाता है। ठीक है, तो 8 प्रदूषक यहाँ से PYQ में आप चेक कीजिएगा किस वर्ष पूछा गया है। अब यहाँ के भू स्तरीय ओजोन जो है, भू स्तरीय ओजोन, एयरबोर्न पार्टिकल्स, 2 ऐसे प्रदूषक हैं जो भारत में मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो आपसे PYQ में पूछा जा सकता है या आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, भारत में मानवीय स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक कौन सा वायु प्रदूषक है। तो ध्यान रखिएगा, भू स्तरीय ओजोन का नाम लीजिएगा और एयरबोर्न पार्टिकल्स का नाम लीजिएगा, तो इसकी बात हो रही है, PM10, PM2.5। अब ध्यान रखिएगा, भू स्तरीय ओजोन उसे कहते हैं जो वायुमंडलीय, जो हमारा है वायुमंडल, जो हमारा यहाँ से मान लीजिए ये भू स्तरीय वायुमंडल है, जहाँ पर वो वायु अर्थात स्वस्थ ऑक्सीजन की बात करते हैं, वायुमंडल और ऊपरी सतह पर जाता है जहाँ पर ओजोन परत है, ओजोन परत है, आप देखते होंगे, जो हमारे सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। तो यही जब आपका यह जो धरातल पर यह प्रक्रिया करने लगता है तो इसको धरातलीय ओजोन परत कहते हैं। यह भारी होता है, जो धरातलीय भू स्तरीय ओजोन होगा, तो इससे क्या होता है, मानव स्वास्थ्य प्रभावित होता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे। तो भारत ने वर्ष 2026 राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, देखिए यहाँ से भी PYQ पूछा गया है UPSC में, तो आप एग्ज़ाम में निकालिएगा तो आपको यह क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। PYQ बुक निकालिए, देखिए वहाँ पर। अब शहरों के कहनों के साथ 40% की कमी नवीन लक्ष्य निर्धारित किया है, जो वर्ष 2024 तक 20 से 30% कमी की लक्ष्य को बताता है। तो आपसे पूछा जाएगा आने वाले एग्जाम में, 2026 जब तक नहीं हो जाएगा तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम आपसे पूछ सकता है। तो यह क्या है, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जनवरी 2019 में लॉन्च किया गया है, जो PYQ में आपसे प्रश्न में पूछा जा चुका है। प्रीवियस ईयर किसी भी एग्ज़ाम में, UPSC हो, BPSC, UPPCS, ये सब एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब भारत में समयबद्ध कमी के कारण ये सब चीज़ें आपको ध्यान है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन की बात की जाए, अगले 5 वर्ष भारी व्यास माइक्रोन PM जो 10 है, PM10 से उससे कम के PM10 कण के इसका गणना करता है। महीन कणों व्यास जिसका 2.5 है, जिसे 2.5 हम लोग कहते हैं PM कण, उसके जिसका आधार वर्ष क्या रखा है, 2017 रखा गया है। कार्यक्रम में 132 गैर प्राप्त शहरों की शामिल किया गया, जिसमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा शुरू किया जाएगा। अब कुछ बातें याद रखनी है, कुछ नोट्स में क्या है कि गैर प्राप्ति शहर, जिसे हम लोग नॉन अटेंडेंस सिटीज़ बोलते हैं, 5 वर्षों अधिक समय के लिए राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता सूचकांक, जिसे नेशनल आर्बिट्रेशन एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, देखिए कुछ बहुत डॉगी है, कुछ परेशान कर रहा है, तो मुझे कोऑपरेट कीजिएगा। क्लास लेते वक्त ही इन लोगों को थोड़ा सा आवाज़ करने का मन करता है, ऐसे दिन भर शांत रहते हैं लोग, कोई बात नहीं। तो ध्यान रखिएगा, नेशनल जो आर्बिट्रेशन एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है को पूरा करने में विफल रहा है। आंकड़े आए हैं, तो इसके संदर्भ में कुछ चीज़ें और जानकारी रखनी है कि जैसे 1981, जैसे वायु प्रदूषण हम रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत जो यह अधिसूचित करते हैं, इसे ये सब जानकारी आपको रखनी है। आगे हम बात करेंगे इसी में, तो इसके तहत कौन कौन से प्रदूषक सूची दी गई है। तो PM10, PM2.5, SO2, NO2, CO, NH3, ओजोन, लेड, बेंजीन, पराइन, आर्सेनिक और निकेल को शामिल किया गया। तो आपको NAAQS, जिसमें हम बात करते हैं नेशनल
और एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो यहाँ से भी आपको PYQ पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखना आप लोगों को है। इसके अतिरिक्त जब हम सफ़र की बात करते हैं जिसमें वायु गुणवत्ता मौसम पूर्वानुमान अनुसंधान की बात होती है, सफ़र की बात होती है, जिसे हम द सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च बोलते हैं। इसके तहत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा महानगरों में किसी विशिष्ट स्थान के लिए वायु गुणवत्ता को मापने के लिए क्या करता है, एक राष्ट्रीय पहल के तौर पर शामिल किया जाता है। अब यह PYQ आपसे प्रश्न पूछा गया है, मुझे बताइएगा यह किस वर्ष लागू किया गया था। PYQ कमेंट आप लोग बताइएगा। उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IIM जो पुणे है उसके द्वारा यह स्वदेशी प्रणाली विकसित की गई थी। इसका संचालन भारत मौसम विज्ञान के द्वारा किया जाता है। विभिन्न शहरों में इसके चीज़ें होती है। अब किन प्रदूषकों की निगरानी की जाती है सफ़र के तहत, तो इससे भी जानकारी याद रखनी है। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ प्रदूषक के नाम याद रखने, जैसे PM 2.5, PM 10, एयर ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजीन, ट्यूलिन और जाइलिन मरकरी जैसे तत्व को क्या किया जाता है, सफ़र के तहत प्रदूषक माना जाता है। सफ़र जो है उसके तहत माना जाता है। एयर क्वालिटी के इंडेक्स के तहत 8 को माना जाता है। इस प्रकार से आपको यह भी याद रखना है कि दोनों में अंतर कितने कितने गैस तत्वों को रखा गया, प्रदूषक को रखा गया। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ सारे फैक्ट आपको जानकारी हो गई होगी। आगे बात करेंगे। देखिए ADR क्या है, तीसरा चरण आपको लोकसभा चुनाव के चरण के कुछ दर्जे आंकड़े हैं, जिसमें ADR रिफॉर्म जो है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR के अनुसार लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के चुनाव लड़ रहे 1352 उम्मीदवारों में से 18% उनके खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए गए। अगर हम बात करें ADR द नेशनल इलेक्शन वॉच की, तो साथ मिलकर पूर्व में उम्मीदवारों की बातें बताई गई है। उम्मीदवार करोड़पति कितने हैं इसके आंकड़े दिए गए हैं। 29% लोग क्या है उम्मीदवार जो है कुल इस चरण की बात है, 3 चरण में जो जितने भी उम्मीदवार खड़े हुए उसकी बात हो रही है। 392 करोड़पति हैं। करोड़पति प्रति उम्मीदवार औसत संपत्ति लगभग 5.66 करोड़ रुपया है। इसी तरीके से ध्यान आंकड़े हैं। अब है कि 5 पर हत्या संबंधित आरोप है। रिकॉर्ड आपराधिक रिपोर्ट 244 उम्मीदवारों पर, ध्यान रखिए, से संबंधित आरोप है आरोपित आंकड़े से। तो यहाँ पर 24 पर दर्ज है हत्या के प्रयास के मामले। 38 उम्मीदवारों पर महिला के खिलाफ अपराध के मामले उन पर लगे हुए हैं। 17 पर नफरत फैलाने वाले भाषण संबंधित घोषित किया गया। ये सब बातें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर इसके अतिरिक्त कुछ और भी हम बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें कि यह लोकसभा चुनाव के संदर्भ में कुछ आंकड़े आप लोग को याद रखने हैं। अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो इसे याद रखना है, 1 सेकेंड, हाँ, लोकसभा चुनाव तो ध्यान रखिएगा जो 2019 का लोकसभा चुनाव था वो कौन सा था, आपको 17वीं लोकसभा इसे बोलते थे लोकसभा, जिसका कार्यकाल कब समाप्त होगा याद रखना है। कार्यकाल कब समाप्त हो रहा है आपको 16 जून 2024 को। तो इसलिए 18वां 2024 का जो हो रहा है चुनाव 18वीं लोकसभा के लिए हो रहा है, लोकसभा चुनाव हो रहा है। तो उसके लिए कुछ डेट, महत्वपूर्ण डेट आपको घोषित किए गए। सबसे पहले याद रखना 543 सदस्यों के लिए, अच्छा लोकसभा सदस्यों के लिए चुनाव हो रहा है। तो मुझे याद रखना है आप लोग को ये सब चीज़ें। 18वीं लोकसभा कुछ चुनाव है तो यह 7 चरण में होंगे, ध्यान रखिएगा। 7 चरण में कुल कितने होंगे इसमें आपको चुनाव कराए जाएंगे। तो 19 अप्रैल से लेकर 2024 से लेकर कब तक याद रखना, 1 जून 2024 तक 7 चरणों में यह मतदान होगा। और ये 4 जून को क्या होगा 2024 में मतगणना होगी, मत की गणना होगी, याद रखना है गणना होगी। और ध्यान रखिएगा आचार संहिता हमेशा याद रखना है। आपको यहाँ से पीटी पूछ सकता है आचार संहिता कब लागू की गई थी। आचार संहिता आपको 16 मार्च 2024 को लागू की गई थी। कम से कम इतनी आपको घोषणा की गई थी। तो ये सब पीटी फैक्ट याद रखनी है। उम्मीद करता हूँ ये सब पीटी फैक्ट आपको पहले भी बताए गए थे तो याद होगी। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में, 1 सेकेंड होल्ड कीजिएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे कि राखी गढ़ी जो है खोदाई में टीले पर मिली सील। तो इसके तथ्य आपको देखने, जैसे हरियाणा के राखी गढ़ी में हो रही है खोदाई, तो 8 वर्ष में पुरानी हड़प्पा सभ्यता जो है 8000 वर्ष पूर्व पुरानी हड़प्पा कालीन जो यह
स्थल है वहाँ से नए नए और भी आपको चीज़ें मिल रही है। जैसे टीले से तीन की खुदाई पर मिली है सील की एक मुहर, तो इसके साथ राखीगढ़ में खुदाई के दौरान मिली हुई सील इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके आंकड़े न्यूज़ को देख लेना, आप लोग को पढ़ लेना है, कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। सील मौजूदा लिपि के विद्वान पढ़ने का प्रयास करें। हालांकि अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता के लिपियाँ नहीं पढ़ी जा सकी है, जिसके कारण यह बहुत से रहस्य को क्या किए हुए अपने अंदर संजोए हुए हैं। जिस दिन इसके लिपि या भाषा को हम लोग पढ़ लेते हैं तो बहुत से रहस्य खुलेंगे वैश्विक तरीके से, कि सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म कैसे होता है, उसके विकास क्रम कैसे होते हैं, साथ ही साथ उस किन किन सभ्यताओं से जुड़ा हुआ था, और भी उसके सांस्कृतिक जो हम लोग अनुमान कर रहे हैं, केवल इसके जो साक्ष्य प्राप्त हुए उसके अनुमान पर हम लोग आधारित है। जैसे मान लीजिए अगर कोई लिपि पढ़ ली जाए और भाषा पढ़ ली जाए तो उसके हम लोग 100% उसका आकलन कर सकते हैं, और आकलन क्या होगा, 100% सही होगा। पर जब भाषा लिपि नहीं पढ़ी जाती है तो अनुमान लगाया जा सकता है। अनुमान हो सकता है जो अनुमान हम लोग अभी लगाए हुए हैं उसके करीब ज़रूर होगा, पर हो सकता है वो सत्यता से बहुत दूर भी हो सकता है। यह भी आपको जानकारी रखनी है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको जानकारी रखनी है इसके अतिरिक्त। जैसे सिंधु घाटी 3 चरण बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें हम प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं जो 1300 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। परिपक्व हड़प्पा सभ्यता जिसे 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है, और उत्तर हड़प्पाई सभ्यता जो 1900 से 1300 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। और यह जो परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता है बहुत से स्थल मिले हैं, ठीक है ना, जो साक्ष्य के तौर पर हम लोग प्राप्त करते हैं। कुछ बातें और भी करते हैं। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है तो ध्यान रखना है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह त्रिभुजाकार है। अर्थात त्रिभुजाकार कहने का मतलब, एक सेकेंड, आपको इस प्रकार से याद रखना, त्रिभुजाकार आपको ऐसे फैला हुआ है, ठीक है ना। तो ये त्रिभुजाकार आपको स्वरूप में है। जैसे उत्तर में हम लोग कहाँ हैं, मांडा, जम्मू कश्मीर। अगर हम इस मैप के तहत हम लोग जानकारी करें तो यह उत्तर में कहाँ है, मांडा, याद रखना है कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर। अब लद्दाख क्षेत्र समझिएगा। दक्षिण में दैमाबाद, महाराष्ट्र। अगर हम उत्तर करें, दक्षिण यहाँ करें, दक्षिण यह है, तो दैमाबाद आपको कहाँ है, महाराष्ट्र में, दैमाबाद महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। और उसके बाद आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, आलमगीर उत्तर प्रदेश। और पश्चिम में आपको सुतकंडेडोर पाकिस्तान या इंटरनेशनल बॉर्डर हमारा पहले पाकिस्तान हमारा क्षेत्र हुआ करता था, इसलिए उसको उस नाम से जानिएगा। अब यह सभ्यता सौराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश इत्यादि क्षेत्रों में विस्तृत है, जहां से लगातार नए नए साक्ष्य हमें प्राप्त हो रहे हैं। कुछ चीज़ों को जानकारी रखनी है। राखीगढ़ी के बारे में चर्चा आया है, तो राखीगढ़ी क्या है, तो राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। पूर्व हड़प्पा सभ्यता बस्ती के स्थल के रूप में। तो देखिए प्रारंभिक हड़प्पा काल का यह क्षेत्र है जो 3300 से लेकर 2600 ईसा पूर्व आपको देखने को मिलता है। तो पूर्व हड़प्पा सभ्यता इसको माना जाता है। क्लियर, इसलिए इस आंकड़े को मैंने दिया था। 3 चरण को ध्यान रखनी है। इस स्थल में घग्गर नदी किस नदी के तट पर बसा हुआ राखीगढ़ी, तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है। इसकी खोज वर्ष 1969 में सूरजभान के द्वारा किया गया। पुरातत्व थे ये, इनके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट याद रखना है, जो महत्वपूर्ण यहाँ से प्राप्त हुए हैं स्मारक या पुरावशेष जिसे कहते हैं, जिसमें दुर्ग प्राचीर प्राप्त हुए, अनागार प्राप्त हुआ, स्तंभ युक्त वथिका या मंडप जिसे हम लोग कहते थे वो प्राप्त हुआ, पार्श्व की कोठियाँ प्राप्त हुई, ऊंचे चबूतरे पर बनाई गई अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई। तो ध्यान रखिएगा राखीगढ़ी से नाम अग्नि वेदिकाएँ, क्योंकि उसका राख हुआ प्राप्त किया गया था काली काली, इसलिए इसका राखीगढ़ी भी नाम कहते हैं। वर्ष 2014 में राखीगढ़ी को सबसे बड़ा स्थल घोषित किया गया भारत का। वहाँ पर इसके साक्ष्य लगातार वहाँ प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए भारत का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल कौन है, हड़प्पा काल का, तो ये राखीगढ़ी है। चलिए आगे हम बात करेंगे, कुछ पीटी फैक्ट और बात करेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई। हड़प्पा किनके द्वारा खोज करता गया 1921 में दयाराम शाह ने, जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है, जो रावी नदी के तट पर है। यहाँ पर बहुत से साक्ष्य मिले हैं, जिसमें अन्नागार, बैलगाड़ी, बलुआ पत्थर की मूर्ति शामिल है।
मोहनजोदड़ो जो मृतकों का टीला कहते हैं, रखाल दास बनर्जी 1922 में खोजा गया उनके द्वारा। लड़काना जिले में है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लड़काना जिले में, यहाँ से प्राप्त है। विशाल स्नानागार, अन्नागार अन्न रखने के लिए विशाल स्नानागार, जिसे हम लोग वर्तमान में स्विमिंग पूल बोलते हैं, या तालाब हम लोग बनाते थे, चबूतरा होता है ना तालाब के किनारे किनारे, देखते हैं बनाया जाए सीढ़ी नुमा, तो ऐसे ही विशाल स्नानागार उस दौरान प्राप्त हुए थे। कितना हम लोग से एडवांस टेक्नोलॉजी वो लोग रखे हुए थे आज से 8000 साल पहले, आप सोच सकते हैं। पशुपति शिव महादेव की मुहर प्राप्त होती है, दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर मृत्यु प्राप्त होती है, बुने हुए कपड़े भी प्राप्त होते हैं। सूतकंडोर स्टीन के द्वारा 1929 में खोजा गया था, पाकिस्तान के दक्षिणी पश्चिमी बलूचिस्तान में प्राप्त हुआ है। हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र इसे बोला जाता। तो आपसे यहाँ से पीटी फैक्ट प्रश्न जरूर पूछेगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ से बहुत से पीटी फैक्ट प्रश्न पूछे गए हैं। इसी तरह आंकड़े आपको दिए गए, कुछ आंकड़ों को आप लोग को स्वयं से देख लेना, उसी चीज़ को मैं क्या रिवाइज करूँ। सारे चीज़ दिए गए, कालीबंगन, लोथल, सूतकंडोर, बलनावली, धोलावीरा। तो धोलावीरा आपको अभी हाल ही में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कौन कौन आपको हड़प्पा सभ्यता से संबंधित चीज़ों को, संबंधित स्थलों को जोड़ा गया है। चलिए, इतना कम से कम पीटी फैक्ट याद रखिए, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। जो भी न्यूज़ आ रहा है उसके न्यूज़ को, एस्पेक्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए, जर्मनी से वापस लाएंगे चोल साम्राज्य के ताम्रपत्र। देखिए, न्यूज़ था कल का, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था, जिसको शामिल करना मैं आज कर लिया, कल न्यूज़ नहीं हो सका था, क्योंकि लगातार यूटीआई कुछ बदलाव से गुजर रहा है। आप लोग के सामने सबसे बेस्ट चीज़ें प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें हम लोग पीटी, मेंस और इंटरव्यू की बात करते हैं, लगातार हम बात करते हैं। तो दावे के साथ साथ उसकी सत्यता की भी जांच होनी चाहिए ना। तो कुछ सत्यता की जांच के लिए हम लोग नए नए प्रोग्राम को लॉन्च करने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाले कुछ समय के बाद जो चीज़ें बताई जाएगी, उसका वर्ष भी बताया जाएगा, किस वर्ष प्रश्न पूछा गया, उस पर काम हो रहा है। तो लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा, ऐसा नहीं, ठीक है ना। चलिए, अब हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ चीज़ें ही, जैसे चोल प्रशासन के द्वारा 1300 साल पहले ताम्रपत्रों को राज्य जिससे आज्ञा थी, उसके लिए जर्मनी के लाइडनर विश्वविद्यालय में मौजूद चीज़ों को वहाँ से लाया जाएगा। भारत इसके लिए पुरातत्विक विभाग उसके लिए क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। अब है कि कुछ चीज़ें आपको इसके अतिरिक्त जानकारी होनी चाहिए। अब चोल राजा का सिक्का कई देशों में चलता है, जैसे 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच चोल साम्राज्य सेना, पैसे, साहित्य, सांस्कृतिक, कृषि काफ़ी तरक्की कर चुका था। इसलिए भारत के बाउंड्री से यह बाहर निकल जाता है। और इंटरनेशनली चोल साम्राज्य कहाँ मशहूर शासक राजा प्रथम, कलिंग, उड़ीसा, सिलान, श्रीलंका, ध्यान रखिएगा वर्तमान श्रीलंका जिसका सिलान बोलते थे, मालदीव तक फैला हुआ था। राजा प्रथम ने ही चोल साम्राज्य की राजधानी तंजौर से विदेश्वर किया, वहाँ पर मंदिर बनाया गया। कांचीवरम में बनने वाली सिल्क की साड़ी, कांचीपुरम मंदिर और तमिल संगम काल का चोल साम्राज्य का समय हुआ करता था। तो यह बहुत ही चोल साम्राज्य भारत के साथ बहुत ही बेहतर ऐतिहासिक साक्ष्य अपने धरोहर को समाये हुए, और चोल साम्राज्य की स्थापना कावेरी नदी के किनारे पर हुआ। इतना फैक्ट आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त कुछ फैक्ट आपको और याद रखने, जैसे कुछ चीज़ें याद रखनी, जैसे कि कहाँ से लाया जाएगा, 1300 वर्ष पुराना है। कुछ पीटी फैक्ट याद रखना, 1300 वर्ष पुरानी ताम्रपत्र है। यह आपको ध्यान रखना, कहाँ से लाया जाएगा, तो वर्तमान में यह जर्मनी के लाइडन विश्वविद्यालय, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, विश्वविद्यालय से यह लाया जाएगा। तो ताम्रपत्र की चर्चा हो रही, तो ताम्रपत्र होता क्या? सबसे पहले तो आप लोग को यह भी याद जानकारी होनी चाहिए। तो इस पर दो चीज़ें ध्यान रखिएगा। एक तो हम इसको क्या कहते हैं, धातु का प्लेट। अगर धातु का हम इसे प्लेट कर रहे हैं तो इसका उपयोग हम लोग क्या कहते थे, तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। उपयोग के तौर पर हम बात करें तो सबसे पहले याद रखिएगा, जितने भी साहित्यिक उपयोग हुए हैं इसके, जिससे आज हम उसको प्राप्त कर पा रहे हैं, लेखन क्षमता इसकी प्राप्त होती है। एक पट्टी होता था जिस पर गुदे होते थे कुछ शब्द, ठीक ना, इसी को हम लोग ताम्रपत्र, और बीच में एक होल किया जाता जिससे सभी ताम्रपत्र को एक साथ से जोड़ा जाता था। अब ये सरकारी जितने आदेश होते थे, सरकारी दस्तावेज के जितने भी आदेश होते थे, उसको इसमें लिखा जाता था। फिर हम बात करें
भूमिदान जितना हुआ था उस दौरान, ताम्रपत्र के दौरान, पहले भोजपत्र में लिखा जाता था। भोजपत्र, भोज का पेड़ होता था, भोजपत्र पर लिखा जाता था। भोजपत्र अभी भी बहुत से हम साहित्यिक स्रोत के तौर पर देखते हैं, उसमें साक्ष्य प्राप्त होता है। पर भोजपत्र के बाद ताम्रपत्र आता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ताम्रपत्र के बाद क्या आता है, अशोक के शिलालेख देखने को मिलते हैं आपको, पत्थरों पर लिखा जाता है, तो पत्थर लेख मिलते हैं हमें, है ना। उसके बाद आधुनिक कागज प्राप्त होते हैं। यही क्रम है इसका, इस क्रम को याद रखना आपको, ठीक है। भूमिपत्र, भूमिदान के लिखे जितने वित्तीय लेन देन होते थे उसके लेन देन को लिखा जाता था। धार्मिक अनुष्ठान जितने होते थे उसको लिखा जाता था। अब हम बात करते हैं तांबा। ताम्रपत्र क्या से बना होता था, तांबा से बना होता है। तो तांबा के लिए दो चीज़ें याद रखिएगा। एक तो पहला, तांबा प्रयोग कहाँ होता है, प्रयोग होता है मिश्र धातु के रूप में। जितने भी लगभग मिश्र धातु होते हैं जो एक से अधिक धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है, जैसे आपको पीतल के निर्माण में, कांसा का निर्माण, ब्रॉन्ज जिसे हम लोग बोलते हैं कांसा, ठीक है। उसके बाद जर्मन सिल्वर, फिर उसके बाद गन मेटल, इस प्रकार के जो मिश्र धातु उसके निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता था। अगर हम इसके अयस्क की बात करें, अयस्क जो इसके और भी रूप होते हैं, तो तांबा के अयस्क, जैसे हम लोग तांबा ग्लांस बोलते हैं, तांबा ग्लांस याद है। अगर इसकी सूत्र की बात करें, Cu2S इसको बोला जाता है। फिर उसके बाद ताम्र, पाइराइट्स याद रखिएगा, पाइराइट्स इसे बोला जाता था। दूसरा अयस्क इसे बोलते हैं, जिसे हम लोग Cu आपको FeS2 बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, इसका सूत्र, रासायनिक सूत्र जिसे कहते हैं। इसके बाद क्यूफाराइट, क्यूफाराइट इसका एक अयस्क है, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, अगर रासायनिक सूत्र की बात करें Cu2O इसको बोलते हैं। फिर इसके बाद मेकेलाइट, याद है मेकेलाइट, ये सब प्रश्न आपसे पूछे जा चुके हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, Cu रासायनिक सूत्र OH(Cu)CO3, इसको क्या है, इसका रासायनिक सूत्र इसका है। तो इतनी जानकारी ज़रूर आपको रखनी है, इतना कम से कम इसकी जानकारी रखनी है। इसके अतिरिक्त अगर हम चोल प्रशासन की बात करें, चोल प्रशासन की, चोल साम्राज्य की बात करें, तो मैंने कुछ बातें तो अभी पेपर में था वहाँ से लिखा, बताया आप लोगों को। कुछ अतिरिक्त जानकारी रखनी, इसके संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक आपको विजयालय थे, विजयालय, जिनका कार्यकाल अगर हम बोले 850 से लेकर 871 ईस्वी के बीच था। और यह कौन थे, यह आपको पल्लवों के सामंत थे, पल्लवों के सामंत हुआ करते थे ये। इसकी राजधानी कहाँ बनाई गई थी उस समय, तत्कालीन रूप से आपको याद रखिएगा, तंजावुर, तंजावुर जो 1850 ईस्वी में जीता गया, जिसको ध्यान रखिए। इसके प्रमुख राजा जो हुआ करते थे, कम से बहुत से राजा हुए, पर कम से कम 2 राजा का नाम याद रखना, जैसे राज प्रथम का नाम याद रखना। इनका कार्यकाल 985 से लेकर 1014 तक, 1014 याद रखिएगा, ईस्वी सब में ये जोड़ दीजिएगा। इनका द्वारा तंजौर अभिलेख, ध्यान रखिएगा, तंजौर अभिलेख प्राप्त होता है, इनके शासन। फिर उसके बाद चोल प्रशासन के बारे में आपको बताया जाए, इसके अभिलेख से प्राप्त होता है। एक याद रखिएगा, राजेंद्र प्रथम, इनका कार्यकाल 1014 से लेकर 44 तक ईस्वी तक था। अब याद रखिएगा, इनकी उपाधि कम से कम, इन्हीं के शासनकाल में बहुत सी उपाधियाँ, इनको गंगे कोंड चोल बोला जाता था, कोंड चोल। और यह प्रश्न PYQ में पूछा जा चुका है, तो कम से कम इसकी बात की जाएगी। अगर हम बात करें चोल प्रशासन की बात करें, चोल प्रशासन की बात करें, तो ध्यान रखिएगा, मंडनप एक नाम रहता है, मंडलम, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, वर्तमान हमारा राज्य जो है, प्रांत इसको बोलते थे। उसके बाद कोट्टम बोला जाता है, कोट्टम, उसको क्या बोला था, वर्तमान का कमिश्नरी, है ना, जहाँ आपकी नियुक्ति होगी, कमिश्नरी। नाडु हम लोग जितने बोलते थे, जिसको हम लोग जिला बोलते हैं, वर्तमान का जिला बोलते हैं। उसके बाद कुर्रम नाम याद रखिएगा, जिसमें ग्रामों का सभा बोलता है, ग्रामों का संघ बोलते थे हम लोग, वर्तमान में ग्रामों का संघ। तो इतनी जानकारी कम से कम इस क्षेत्र से रखनी है, ताकि आप लोगों का PT फैक्ट बहुत सी जानकारी उपलब्ध हो जाए। आप लोग को यह कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नए इनिशिएटिव लिए गए हैं
जिसको करने के लिए। अब यह है विश्व की भूखमरी का बढ़ता संकट। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल रिपोर्ट एंड फूड क्राइसिस, इस पर मैंने कुछ दिन पहले ही आप लोगों को न्यूज़ एनालिसिस कराया था, उसी के आंकड़े दिए गए, संक्षिप्त आंकड़े दिए गए। तो इस आंकड़े को आप लोग कमेंट सेक्शन में बना लीजिएगा, अच्छे से नोट्स इसका बनाइएगा आप लोग, और PDF इसका ग्रुप पर शेयर कर दीजिएगा। कहाँ पर? युक्ति IAS के कम्युनिकेशन ग्रुप पर, ठीक है ना। जो भी ऐप डाउनलोड करते हैं उनका कम्युनिकेशन ग्रुप बन जाता है। युक्ति IAS को ऐप के डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोग क्या है, जो अभी तक नहीं जुड़े हैं वहाँ पर इसके की पॉइंट जरूर बना के भेजिएगा। इसके तथ्य क्या है, इस पर मैंने 2 या 3 दिन पहले ही मैंने इस पर रिपोर्ट की चर्चा मैंने की है, उसके बारे में विस्तृत चर्चा किया था संपादकीय में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। तो G7 देश क्या है, वर्ष 1935 से कोयले वाले बिजली संयंत्र पर सहमति है, उनको बंद करना है। तो पहले तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे यह बताइए कि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा COP जो 26 है, COP 26 में क्या लिया गया था, प्रण लिया गया था, जिसे हम लोग पंच तत्व बोलते थे, पंच तत्व शपथ। भारत 5 महत्वपूर्ण जलवायु परिवर्तन से संबंधित लक्ष्य निर्धारित किया है ना। तो वो क्या है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम लोग 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होने वाले हैं ना, तो उसके लिए 5 लक्ष्य बताया है भारत के प्रधानमंत्री को, तय किए गए तो COP 26 में। तो आप उसके लिस्ट को बताइएगा, उसी से जुड़ा हुआ है। तो 2035 तक कोयले संयंत्र बंद कर दिया जाएगा, और उसके जगह पर हम जीवाश्म ईंधनों से दूर होने वाले की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाएगा। ऐसा G7 के समूह के देश के लोग बोल रहे हैं, मंत्री बोल रहे हैं। अब ध्यान रखिए, इसके स्थान पर वो लोग क्या करेंगे, इसके लिए स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी को डेवलप किया जाएगा, निवेश किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। भारत सहित संपूर्ण एशियाई अर्थव्यवस्था कोयले से स्वच्छ प्रौद्योगिकी और निवेश को तेजी लाने में मदद करेगा। इटली में पिछले साल कुल बिजली का 4.7% उत्पादन कोयला आधारित था। रोम वर्तमान में जो सार्डिनिया द्वीप को छोड़कर लगभग 2025 तक अपने संयंत्रों को बंद करने की योजना बनाया है। तो इस तरीके से याद रखिएगा, सभी देश अपने अपने लक्ष्य निर्धारित करें। वैसे ही भारत ने COP 26 में कुछ लक्ष्य बताए थे, जो पंच तत्व बोला गया था, या पंचामृत लक्ष्य इसको बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, पंचामृत लक्ष्य, तो उसको बताना है। इसके अंदर कुछ बातें रखनी है, जैसे G7 क्या है। तो G7 1975 में स्थापित एक महत्वपूर्ण जो अर्थव्यवस्था था, उन्नत अर्थव्यवस्था था, काफ़ी विकसित देश जो थे उनको बोला जाता था G7, ग्रुप 7 कंट्रीज, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका शामिल हुआ करते थे। इसका उद्देश्य यह था कि इसे ग्रुप ऑफ 7 भी बोलते थे इस समूह को। और ध्यान रखिए, खुद को कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज़ के तौर पर इन्हें स्थापित करने की बात करते, अर्थात मूल्यों का आदर करने वाला समुदाय मानते थे। हालांकि कितना मानते थे, नहीं मानते थे, वो अलग पक्ष है, पर जो तथ्य है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। स्वतंत्रता, मानवाधिकारों की सुरक्षा करना, लोकतंत्र और कानून का शासन, समृद्धि और सतत विकास इनके प्रमुख सिद्धांत हैं, जिसके पर यह कार्य करता है। हालांकि देखिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा G20 देश कौन कौन है, G5 देश कौन कौन है, और यह चर्चा में क्यों होता है, G5 क्यों चर्चा में होता है। आपको अफ्रीकन कंट्री की भी चर्चा होती है, आपको 56 A56 याद रखिएगा। तो उनमें कौन कौन है, ये सब कॉन्सेप्ट है, जरूर आप बताने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए, छत्तीसगढ़ के आलोक शुक्ला को प्रतिष्ठित ग्रीन नोबेल पुरस्कार दिया गया है, और यह प्रतिष्ठित गोल्ड मेन जो अवेयरनेस जो एनवायरमेंटल के तौर पर पुरस्कार सम्मानित किया जाता है। ग्रीन नोबेल का नाम से विख्यात यह पुरस्कार होता है। 21 प्रस्तावित कोयला खदानों में जैव विविधता समृद्धि के लिए यह जो 4.4 लाख जो एकड़ ज़मीन को बचाने के प्रयास आंदोलन के लिए इनको दिया गया है। अब यह इनके प्रयास को देखिएगा, आपने यहाँ पर PT फैक्ट दिया हुआ है। कुछ तथ्य आपको इसके अतिरिक्त जानकारी रखनी, जैसे कि ग्रीन नोबेल जो पुरस्कार है, इस जो गोल्डमैन जो फाउंडेशन है उनके द्वारा इसे ग्रीन नोबेल के नाम से भी कहते हैं। यह सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में इसकी मुख्यालय है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार वर्ष 1989 से परोपकारी रिचर्ड अरोड़ा गोल्डमैन के द्वारा बनाया गया और पुरस्कार दिया जाता है। इससे भारतीय इससे पहले किनको मिल चुका है यह पुरस्कार, तो याद रखिएगा, प्रफुल्ल संतमारा, मेघा पाटनेकर, MC मेहता, राशिदा B और चंपा देवी शुक्ला जो संयुक्त रूप से उनको दिया गया था, और रमेश अग्रवाल आदि लोगों को यह पुरस्कार पहले दिया जा चुका है। इसे याद रखना है PT फैक्ट के तौर पर। चलिए आगे हम बात करेंगे
देखिए न्यायपालिका की गरिमा पर आघात है, तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है। यह मेंस फैक्ट है, तो इसे याद रखिएगा। मेंस में आपको इससे संबंधित न्यूज आपको पूछा जा सकता है, तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखनी है। चलिए आगे हम बात, रिकॉर्डिंग गड़बड़ा गया लग रहा है, कुछ पॉज हो गया था। चलिए इस न्यूज़ को देखते हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट बनाम अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसे समझने का प्रयास करेंगे। यह क्या है, तो इसे देखिएगा, कोशिश कीजिएगा। यह क्या है कि यह देखिए, हाल ही में चुनाव सुधार, जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है, चुनाव चल रहे हैं, उसमें दो टर्मोलॉजी यूज हो रहे हैं। एक फर्स्ट पोस्ट द पास्ट कॉन्सेप्ट, एक अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ये दोनों क्या होता है, ध्यान रखिएगा। जो फर्स्ट पार्ट द पोस्ट ऐसी व्यवस्था जिसमें प्रत्याशी क्या करते हैं, सभी प्रत्याशियों अधिक मत मिलता है, उसको जीत दर्ज होती है। अर्थात उसे 10 उम्मीदवार खड़ा है, मान लीजिए किसी उम्मीदवार खड़ा है चुनाव में, 10 में से मान लीजिए एक को प्राप्त होता है 11%। इसी तरह घटते क्रम में मत प्राप्त हो रहे हैं। तो जो पहला कैंडिडेट को 11% मत प्राप्त हुआ है जो कुल वोट का, तो यह इसको जीत दर्ज हो जाएगी। यह प्रतिशत में 11 ही प्राप्त किया, पर इस सबसे सभी से अलग प्राप्त किया है, अधिक प्राप्त किया है। इसलिए फर्स्ट पार्ट में इसे क्या किया जाता है, फर्स्ट पोस्ट द पास्ट वोटिंग सिस्टम में उसे कर दिया जाता है, जीत दर्ज कर दिया जाता है। अब ध्यान रखिए क्या अनुपातिक प्रणाली है, तो इसे फर्स्ट पार्ट जो द पोस्ट सिस्टम के बाद चुनाव की दूसरी प्रणाली बोली जाती है, अनुपातिक महत्व प्रणाली को। अनुपातिक महत्व प्रणाली को इस पद्धति के मतगणना के प्रत्येक राजनीतिक दल क्या संसद को उसी अनुपात में सीट दी जाती है जो जीते दर्ज किया। तो कुछ बातें यहाँ पर दी गई है जिसमें आप लोग को ध्यान रखना है। इस पद्धति में पूरे देश में छोटी छोटी भौगोलिक राजनीतिक इकाइयाँ बांट दी जाती है, जिसमें निर्वाचन क्षेत्र साधारण शब्दों में सीट कहते हैं पर होता है। पर यहाँ पर बात होती है किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक ही निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है, कभी कभी पूरे देश को ही एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है, जिसमें राष्ट्रपति का चुनाव हम बोलते हैं या राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव होती है। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, भारत में इस तरीके से होते हैं। अगर हम बात करें आगे, हर निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक प्रतिनिधित्व चुनाव होता है, एक निर्वाचन होता है, तो इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। मतदाता प्रत्याशी मत देता है, वहीं मतदाता राजनीतिक दल को मत देता है। राजनीतिक दल को प्राप्त मतों के अनुपात में अधिक सीटें प्राप्त होती हैं। यहाँ पर क्या होता है, सीटें हासिल करनी होती है अनुपातिक तौर पर। यह जरूरी नहीं कि विजयी उम्मीदवार को मतों का बहुमत 50% से अधिक मिला हो, यहाँ सबसे बड़ा डिमेरिट इसका यही है। पर यहाँ पर विजयी उम्मीदवार को मतों का हासिल होगा 50+1 होगा, याद रखिएगा 1%, कम से कम 51% जरूर होता है। इसका उदाहरण कौन है फर्स्ट पार्ट द पोस्ट का, ब्रिटेन, भारत जैसे देश, यूएस के जो सीनेट के जो चुनाव होते हैं वहाँ पर आपको होंगे। उदाहरण के लिए यहाँ पर अनुपातिक में इजराइल, नीदरलैंड्स, अर्जेंटीना, पुर्तगाल इत्यादि हैं। कम से कम इतनी याद रखिएगा इन सब चीज़ों को। कुछ पीटी फैक्ट और जानकारी रखनी है, जैसे कुछ चीज़ों को ध्यान में रख याद क्या रखनी है कि जो हम लोग बात करते हैं FPTP अर्थात फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम जो है ना, पार्टीज की बात करते हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग साधारण बहुमत प्रणाली भी बोलते हैं। प्लस या तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, बहुलता प्रणाली वाला कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। ठीक है, बहुलता वाली। अब यह किन किन देशों में मैंने अभी बताया। इसका चुनाव भारत में कहाँ होते हैं, याद रखिएगा लोकसभा का चुनाव होता है, तो इसके माध्यम से होगा, या राज्य के विधानसभाओं का चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव होगा, तो उनमें इसका प्रयोग होता है। अब याद रखिए साधारण शब्दों में हम इसकी बात करें तो इसमें चुनाव में जो उम्मीदवार होंगे, उम्मीदवार वो दूसरे उम्मीदवार से आगे होते हैं। प्रतिशत में केवल उनसे आगे होना है, उनको विजयी घोषित कर देता है। इसके लाभ और हानि की हम बात करें, लाभ या हानि की बात करें, इसकी फैक्ट की बात करें तो याद रखना है, लाभ में होता है सरल एवं परिचित होता है, क्योंकि हम पहले से ही इस तरीके के इकोसिस्टम में डेवलप है। ब्रिटेन के इकोसिस्टम से हम लोग जान रहे हैं,
आज़ादी से पहले ही मतदान पद्धति है यह, इसलिए इससे लाभ है कि सरल तरीके से हम उपयोग कर सकते हैं। आसान और सुविधाजनक है, लोगों को भी समझने में आसान होता है, सुविधाजनक है। नहीं तो आंकड़े लगाने होते, मैकेनिज़्म आपको अपनाने होते हैं। अब है यह न केवल क्या आता है पार्टियों के बीच बल्कि विशिष्ट जो उम्मीदवार होगा, विशिष्ट उम्मीदवार के बीच चयन का आधार देता है, चयन का विकल्प देता है। इसे याद रखना है। यह क्यों मैं बोल रहा हूँ कि यह है ना उम्मीदवारों की सहभागिता को बढ़ाता है, क्षेत्रीय दल को क्या करता है, भूमिका को बढ़ाता है, क्षेत्रीय दलों की भूमिका को बढ़ाता है, इसे याद रखना है। निर्दलीय उम्मीदवारों को बढ़ाता है, क्योंकि यहाँ पर भागीदारी स्तर बढ़ जाएगा तो निर्दलीय उम्मीदवार क्या होते हैं, बढ़ते हैं। पर इसके विपरीत क्या होगा कि इससे विरोधाभास उत्पन्न होता है, विरोधाभास याद रखिएगा, विरोधाभास उत्पन्न होता है। मत क्या है, मत प्रतिशत कम लेकिन जीत अधिक होता है। जैसे 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के 38% वोट प्राप्त किया, 38 पॉइंट कुछ पर उसे बहुमत की सरकार प्राप्त हुई। ध्यान रखिएगा, इसे 50% मिला भी नहीं, 38% वोट मिला था पूरे देश का, तो वो अपने उसको बहुमत की सरकार के साथ इसे शामिल किया गया। अब ध्यान रखिएगा, अनुपातिक मत प्रतिनिधि प्रणाली प्राप्त नहीं हो पाता, प्रतिशत अनुसार के अनुसार वोटों की सांप्रदायिकता बढ़ती, वोटों का सांप्रदायिक विभाजन होता है। उसके बाद समाज के सभी लोगों की भागीदारी नहीं बढ़ती, समाज के सभी वर्गों की भागीदारी नहीं हो पाती है, उचित प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर हारने के चांसेज अधिक हो। जीतेगा कौन, जो सबसे शक्तिशाली होगा वो जीतता है। पर यहाँ पर क्या होता है, इसमें क्या होता है, यह चीज़ें आपको सरल उम्मीदवारी के तौर पर देखने को मिलता है। चलिए, इतना कम से कम पीटी फैक्ट जानकारी रखनी है, तो आगे हम लोग बात करेंगे इन सब चीज़ों को। फिर कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। एक्चुअली एक रिकॉर्डिंग ख़राब हो गया, मेरा मूड नहीं कर रहा फिर से क्लास लेने के लिए। मुझे लगता है कि ये जो न्यूज़ था वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इसमें बहुत बेहतर मैंने अभी एक्सप्लेनेशन किया था आर्टिकल 50 के बारे में, आर्टिकल 121(12) के बारे में, 14 के बारे में, 21 के बारे में। तो थोड़ा सा मुझे सॉरी, रिकॉर्डिंग ही पॉज रह गया था। कोई बात नहीं, कभी फिर से हम चर्चा कर लेंगे। लगातार इस पर हम लोग चर्चा करते रहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं। जय हिंद।